जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। आज जो है हम लोग जबरदस्त तरीके से, अल्टीमेट तरीके से लाइट के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लाइट के आपको भी पता है कि रेलवे का कुछ फेवरेट टॉपिक में से अगर मैं बात करूं तो रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे के फेवरेट टॉपिक है ना, इनमें कौन है? लाइट, साउंड, ये सब फेवरेट टॉपिक में से आते हैं। तो आज हम लोग जो है लाइट के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर का पावर, क्या पूछ रहा है? पावर ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है बताइएगा। समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है? समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है? वेरी गुड। यहां से सिंपली आप कह सकते हो कि प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की शक्ति कितनी होगी? तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो है, यानी फोकस दूरी जो है, वो तो अनंत होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? अनंत। और पावर क्या होता है? पावर होता है 1/फोकस, यानी 1/अनंत अगर करोगे तो पावर आ जाएगा 0। हाँ या ना? यस। तो अगर अगर मैं इनफाइनाइट करूं तो ये हो जाएगा 0, याद रखना। तो जिन बच्चों का आंसर आ रहा है 0, वो बिल्कुल सही है। बी आंसर क्या आएगा? बी आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, वह 2 मीटर ऊंचाई की छवि को सीधा देखता है। सीधा यानी इरेक्ट, इरेक्ट इमेज है। सीधा यानी इरेक्ट, सीधा इमेज देख रहा है। कितना उसकी हाइट है? उसकी हाइट 6 मीटर थी, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, उसकी हाइट खुद की थी, ठीक है, कितना? 6 मीटर। और उसकी प्रतिबिंब यानी छवि यानी इमेज, इमेज की जो हाइट थी वो थी 2 मीटर। तो इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है? इमेज छोटा, इमेज बन रहा है डिमाइनिज्ड। तो ये बताओ, सीधा और छोटा इमेज कौन बनाता है? सीधा और छोटा इमेज कौन बनाता है? जो सीधा भी बनाए और डिमिनिश्ड यानी छोटा इमेज भी बनाए। तो कौन है वो? तो एक ही है, याद रखना। और वो कौन है? उत्तल दर्पण। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अवतल कैसा बनाता है सर? अवतल इरेक्ट एक ही केस में बनाता है, और वो है अगर ऑब्जेक्ट कहां हो? फोकस और पोल के बीच में हो। तो इमेज दर्पण के पीछे बड़ी बनती है, इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो यहां पर केवल और केवल उत्तल दर्पण है जो सीधा के साथ छोटा इमेज बनाता है। नहीं तो सीधा के साथ या तो सेम साइज प्लेन मिरर बनाता है, यानी प्लेन यानी क्या हो जाएगा? समतल। ये प्लेन का मतलब हो गया भाई समतल। समतल दर्पण जो है ये सीधा के साथ सेम साइज, इरेक्ट के साथ सेम साइज इमेज बनाएगा, समान आकार का, ना तो बड़ा ना तो छोटा। और ये अगर सीधा बनाएगा तो एक ही केस में बनाएगा, और उस केस में इमेज बड़ा होता है ना कि छोटा। तो एक यही है जो छोटा और सीधा इमेज बनाता है हमेशा। चलिए, दो दर्पण दो दर्पण 50 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंबों का संख्या क्या होगा? नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे ये बताइएगा। नंबर ऑफ इमेज पूछ रहा है, नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? नंबर ऑफ इमेज कितनी संख्या होगी? तो ऐसे मल्टीपल इमेज वाले क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें दो मिरर जो है आपस में, दो मिरर आपस में क्या हो? थीटा एंगल पर झुकी हो। तो दो मिरर आपस में जब थीटा एंगल पे झुकी होती हैं तो इनके बीच कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? और नंबर ऑफ इमेज का होता है 360 बाई थीटा, याद रखना 360 बाई थीटा। अगर ये ऑड आएगा तो आपका सेम वही रहेगा। अगर इवन आता है ये रेशियो कितना आ जाए? इवन, इवन यानी सम संख्या, सम संख्या आ जाए तो -1 करना पड़ेगा, विषम आए तो कुछ नहीं करना। तो यहां से देखते हैं 360 और बटे में थीटा कितना है, तो दोनों के बीच का कोण जो है, दोनों के बीच का कोण जो है वो 50 डिग्री है।
तो अगर यहां से देखेंगे 0 से 0 जाएगा, ये आ जाएगा 70 और ये 72। कितनी बार में, सॉरी 7.2, 7.2, 7.2 जो है यहां पर आ रहा है, यानी ये ऑड संख्या ही तो है। 7 क्या है, 7, अप्रोक्स में राउंड ऑफ करोगे तो ये 7 आएगा। तो 7 क्या है, ऑड संख्या है। ऑड है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, इमेज इतना ही बनेगा, याद रखना। इमेज कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। चलिए, एक व्यक्ति की हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। हिज आईज 10 सेंटीमीटर बिलो, ये इसकी आंख जो है 10 सेंटीमीटर नीचे उसके सर पे है, ठीक है। इन द ऑर्डर ऑफ, उसके सर से जो है 10 सेंटीमीटर नीचे, यानी यहां से 10 सेंटीमीटर नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे उसकी आंखें है। इन ऑर्डर टू सी इंटायर हाइट, यानी उसको पूरा अपना हाइट देखना है, पूरा अपना जो है छवि देखना है। तो उसको कम से कम कितनी ऊंचाई की दर्पण चाहिए, मिनिमम लेंथ मिरर की कितनी होनी चाहिए, समतल दर्पण की न्यूनतम जो है हाइट कितनी होनी चाहिए इमेज को पूर्ण देखने के लिए, यानी इमेज को संपूर्ण देखने के लिए मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, बताइएगा। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए भाई साहब? तो याद रखिएगा, कभी भी हमेशा जो मिनिमम पॉसिबल हाइट है दर्पण की, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर टू सी कंप्लीट हाइट, टू सी कंप्लीट इमेज, यानी पूर्ण प्रतिबिंब, पूरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई ये कितना होना चाहिए मेरे भाई? तो याद रखना, दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए ये होना चाहिए h/2। कितना होना चाहिए? h/2, यानी टोटल हाइट जितनी वस्तु की है ना, यानी जो ऑब्जेक्ट का हम इमेज देखना चाहते हैं उसकी जितनी हाइट है उसकी आधी होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति का हाइट कितना था? 180, और इसके आधा अगर दर्पण रहे, यानी 90 सेंटीमीटर लंबा, 90 सेंटीमीटर लंबा अगर 90 सेंटीमीटर लंबा अगर मिरर होगा तो उसमें हम कंप्लीट इमेज देख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को नॉलेज में रखिएगा। क्लियर? आधी होनी चाहिए, इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलिए, लघु आभासी प्रतिबिंब केवल बन सकते हैं, डिमाइनिश्ड वर्चुअल इमेज किसमें बन सकता है? छोटा आभासी, छोटा और आभासी किसमें बन सकते हैं? छोटा और आभासी किसमें बन सकते हैं, ये बताइएगा, किसमें बन सकते हैं? जल्दी से इसका बताइए। वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं बात करूं, सुनो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो डिमाइनिस्ड वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर? तो ये डिमाइनिस्ड वर्चुअल इमेज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले छोटा और वर्चुअल यानी आभासी इमेज हमेशा कौन बनाता है? तो एक ही मिरर है जो छोटा के साथ आभासी बनाता है। हमेशा याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा याद रखिएगा वर्चुअल होगा, यानी हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा, सॉरी आभासी होगा, हमेशा आभासी होगा, वर्चुअल होगा। डिमाइनिज्ड यानी छोटा होगा, और इरेक्ट यानी सीधा होगा। हमेशा ये इस मिरर द्वारा जो है हमेशा ऐसा इमेज बनता है। कॉनकेव के द्वारा रियल वर्चुअल दोनों इमेज बनता है, बड़ा छोटा सेम साइज तीनों, और इन्वर्टेड इरेक्ट दोनों। प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सारे प्रकार के इमेज बनते हैं, ऑल टाइप के इमेज जो है कॉनकेव मिरर में बनते हैं। अलग अलग केस, 6 केसेज हैं, अलग अलग केस में अलग अलग इमेज बनता है। प्लेन मिरर में अगर देखेंगे तो याद रखिएगा समतल दर्पण, अगर मैं समतल दर्पण की बात करूं, प्लेन मिरर की बात करूं, तो इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। इरेक्ट यानी सीधा बनेगा, ठीक है, इरेक्ट यानी सीधा बनेगा। सेम साइज यानी समान आकार का बनेगा, सेम साइज समान आकार का। लैटरली इन्वर्टेड बनता है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब यह है, अब इसका मतलब सर वर्चुअल का मतलब आभासी बनेगा, इरेक्ट का मतलब सीधा बनेगा, सेम साइज यानी समान आकार का बनेगा, और लैटरली इन्वर्टेड यानी पार्श्व उल्टा बनेगा। पार्श्व उल्टा का मतलब क्या है सर? यानी अगर आप खड़े होंगे ऐसे, आप ऐसे खड़े हो तो इमेज ठीक ऐसे उल्टा बनेगा, ऐसे। एक होता है इरेक्ट इन्वर्टेड, एक में सीधा उल्टा, यानी पैर ऊपर हो जाए सर नीचे हो जाए, तो वो नहीं होता। सर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे है तो नीचे ही रहेगा, यानी इरेक्ट। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब बस जैसे है सीधे पार्श्व में ऐसे बदल जाएगा, यानी इधर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा इमेज जो है ठीक उल्टा बनेगा। समझ गए? समझ में आ रहा है? क्लियर? जैसे मैं अभी कैमरे में इधर का हाथ उठा रहा हूं, मतलब ये वाला, और ठीक मेरा जो इमेज दिख रहा है ऐसे दिख रहा है, यानी मेरा जो इमेज दिख रहा है, मैं ऐसे इधर उठा रहा हूं ना, तो मैं यहां पे खड़ा हूं, ये हाथ उठाया हूं, लेकिन मेरा, मैं जब अपने इमेज को देख रहा हूं तो वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो ये लैटरली इन्वर्टेड है। समझ गए? तो ये क्वेश्चंस का आंसर था। देखने का क्षेत्र अधिकतम, फील्ड व्यू जो है मैक्सिमम हो, इनमें से किसका फील्ड व्यू जो है मैक्सिमम होता है? बताओ, इनमें से किसका फील्ड व्यू जो है मैक्सिमम है? बताइएगा, फील्ड व्यू किसका अधिकतम होता है? इनमें से कौन से दर्पण का? कौन सा दर्पण है जिसका जो है फील्ड व्यू अधिकतम होता है? फील्ड व्यू अधिकतम का मतलब क्या है? जिसमें अगर देखोगे ना तो ज्यादा क्षेत्र दिखाई दे, वो ज्यादा एरिया कवर करे। कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो आप अगर देखेंगे तो ये होता है, याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। इसीलिए वाहनों में, वाहन में लगाने का मेन कारण इसीलिए है कि ये पीछे की ज्यादा एरिया को कवर करता है, पीछे की ज्यादा एरिया को दिखाता है, और जब ज्यादा एरिया को दिखाएगा तो आप जो है आसानी से, ज्यादा एरिया को दिखाएगा तो आप आसानी से जो है पीछे की वाहनों को देख पाएंगे, ज्यादा वाहनों को देख पाएंगे और उसके अनुसार चला पाएंगे। इवन आजकल मोड़ों पर देखोगे ना तो मोड़ों पर इतना बड़ा सा फ्रेम उसका लाल कलर का रह रहा है, और उभरा हुआ आगे की तरफ उभरा हुआ जो है ना मिरर लगाया जा रहा है ना, स्टील के जैसा दिखता है वो। जहां मोड़ वगैरह पे, जहां ऐसे ब्लाइंड टर्न होते हैं ना, ब्लाइंड टर्न, तो वहां पर लगाया जाता है। उसमें क्या होता है कि आप जो है ना उस तरफ की, ऐसे यहां सामने लगा रहेगा, मान लो ये मोड़ है ऐसे, यहां ये ऐसे मोड़ है, ये अचानक, अब इधर वाले वाहन को नहीं पता है कि इधर आ रहा है कि नहीं, इधर वाले वाहन को भी नहीं पता इधर आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर एक लगा दिया गया मिरर और एक यहां पर। तो जब इधर वाला वाहन इसमें देखेगा तो, सॉरी, इधर वाला वाहन इसमें देखेगा तो इसको क्या होगा?
इसको जो है इधर की पूरी दिखाई देगी, और इधर वाला वाहन इसमें देखेगा तो इधर की उसको पूरी दिखाई देगी, तो पता चल जाता है कि वाहन आ रही है, गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये हमेशा इस शेप का होता है, ऐसा होता है, देखना ये वाली मिरर। तो कौन सी मिरर होती है? वो कॉन्वेक्स मिरर होती है, उत्तल दर्पण होती है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक को तारा जो है, स्टार्स स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है बताओ? तारा टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है? तारा टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है? तारे का टिमटिमाना, तारे का तारा का टिमटिमाना, क्या कारण है तारे का टिमटिमाने का? बोलिए। तारे के टिमटिमाने का कारण, तो याद रखिएगा, तथ्य यह है कि तारा लगातार प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता। अपने स्वयं के वायुमंडल द्वारा तारे के प्रकाश का बार बार अवशोषण, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा तारे के प्रकाश का बार बार अवशोषण, पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तक सूचांक में उतार चढ़ाव, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ्लक्चुएशन। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो याद रखना, आपको पता है कि पृथ्वी से पहले कई ऐसे मंडल हैं, है ना, क्षोभ मंडल, ये है आयनोस्फीयर, ये सारे कई हैं। तो कई आपके जो है वायुमंडल परतें हैं, वायुमंडलीय परतें कई हैं, और सबकी डेंसिटी अलग अलग है, यानी सबका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग है। मान लो ये μ1, इसको μ2, इसको μ3 मान लेते हैं। तो प्रकाश की किरण जब आती है तो इसमें अलग मोशन करती है, इसमें अलग मोशन करती है, इसमें अलग मोशन करती है। तो अलग अलग मोशन करने के कारण, अलग अलग बार बार जो है फ्लक्चुएशन होने के कारण, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम होने के कारण तारा जो है हमें टिमटिमाती हुई, यानी जो है फ्लक्चुएट करती हुई दिखती है। लेकिन एक्चुअल में वो तारा रियल में जाकर टिमटिमा नहीं रही है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। और हम एक कविता भी पढ़ते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रीजन अगर कोई पूछे तो याद रखना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन जो है इसका कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो वही हमने पढ़ा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, है ना। जॉनी जॉनी यस पापा, eating sugar no papa, telling a lie no papa, open your mouth ha ha ha, है ना। बाबा बाबा ब्लैक sheep, how many wool, yes sir 3 bag full, 1 for my, है ना, ऐसे ही था ना, 1 for my mother, ऐसे कुछ था, है ना। चलिए, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो इनमें से क्या कम होता है, क्या ज्यादा होता है, ये आपको बताना है। ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए, ध्यान से पढ़िए, आंसर दीजिए, बहुत आराम से पढ़ना है, आंसर देना है। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है आपको बताना है। ठीक है भैया। तो ये लाइट वेव्स ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज ऑफ चेंज ऑफ। तो याद रखिएगा, प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन में जा रहा है। विरल मतलब रेरर, रेरर से डेंसर में जा रहा है। तो यानी रेरर का मतलब क्या है सर? रेरर का मतलब विरल। अब विरल का मतलब क्या, और डेंसर का मतलब सघन। सघन यानी भारी भरा हुआ जगह, विरल का मतलब क्या है? खाली जगह। ऐसे समझ जाओ, ऐसे मतलब समझने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि रेरर का मतलब खाली जगह नहीं होता, मतलब समझ जाना ऐसा कि विरल का मतलब खाली जगह, और डेंसर का मतलब समझ जाना कि भरा जगह, यानी भीड़ वाली जगह, ऐसा समझो। अब आप बताओ क्या चेंज होगा जब कह रहा है कि भाई विरल माध्यम से जो है प्रकाश, विरल माध्यम से प्रकाशीय रूप से सघन माध्यम तक यात्रा कर रही है, तो इसके कारण वेग कम होगा। जाहिर सी बात है, खाली जगह से भीड़ वाली जगह में जाओगे तो वेग में तो कमी आएगी। खाली जगह से मान लो कि एकदम हाईवे से आ रहे हो और मार्केट में जा रहे हो, तो स्पीड गाड़ी की कम करनी पड़ेगी ना। तो बात तो ये वाला सही है। और क्या होगा कम, और क्या होगा कम? तो याद रखना
वेलोसिटी जो है, वेग जो है, समानुपाती होता है किसके, किसके, तरंग दैर्घ्य के। ये क्या है, ये सर वेवलेंथ है। वेवलेंथ यानी, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। तो याद रखना तरंग दैर्घ्य जो है यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेग के। तो अगर वेग कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है तरंग दैर्घ्य कम होगा। और सिंपल सी बात है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, खाली से भीड़ जगह में जा रहा है, तो इस कंडीशन में, रेयर से डेंसर में अगर जा रहा है, इस कंडीशन में अगर देखोगे तो वेलोसिटी भी कम होगा और तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ भी कम होगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ये याद रखना, ये हमेशा सेम, समान होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो यहां पर बी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, एकदम सही है, एकदम जबरदस्त है, एकदम जो है शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट है। अब यहां माध्यम का अपवर्तनांक बताना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में है, थोड़ा सा मतलब जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से इसका आंसर देना। आवृत्ति दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है और माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है, तो इन दोनों से वेग निकल जाएगा, और वेग अगर निकल जाएगा तो अपवर्तनांक के सूत्र पर रख दोगे, अपवर्तनांक निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। न्यूमेरिकल आपको बहुत परेशान करते हैं मुझे पता है, लेकिन सीखना है ना, सीखना तो है। हाँ, इसके कॉन्सेप्ट अगर सीखना होगा तो आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके एक्सप्रेस 2.0 से जुड़ जाना। अभी उसमें मेरी क्लासेस स्टार्ट ही हुई है, 2-3 क्लासेस हुई हैं जिसमें अभी मैं मोशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मोशन शुरुआती ही चीज़ है, तो मोशन जान जाओगे तो धीरे धीरे फिर सारा लाइट वेट सब सब उसमें पढ़ाएंगे हम, तो आप लोग जो है अच्छे से एनटीपीसी की और शानदार तैयारी कर पाओगे। तो अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी होता क्या है, वेग होता क्या है, तो वेग होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। तो भाई आवृत्ति कितनी है, 4 × 10⁻14, और तरंग दैर्घ्य कितना है, तरंग दैर्घ्य जो है 5 × 10⁻7, 10⁻−7 है। अब देखो -7 से ये काटोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा +7। अब 5 चौक 20, तो 20 × 10⁻7, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 10⁸। ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब वेग आ गया, यस। अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक होता है, याद रखना, c/v। c कितना होगा, 3 × 10⁸, और v कितना होगा, तो v जो है ऑलरेडी, c क्या होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और v अभी हमने निकाला है 2 × 10⁸। तो यहां से इसको काटोगे तो ये कट गए, 3/2 आ रहा है, 3/2 यानी 1.5 जो है ये आपका आंसर आ रहा है, कितना, 1.5। 1.5 क्या हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है, बोलिए। अगर किसी वस्तु का सॉरी, यदि किसी माध्यम में, यदि किसी माध्यम में, याद रखिएगा, यदि किसी माध्यम में, क्या कह रहा है कि यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है, इतना, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। प्रकाश का वेग दिया हुआ है, उस माध्यम में प्रकाश का वेग दिया हुआ है, और आपको निकालना है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। कैसे निकलेगा, अभी जस्ट इससे पहले वाला फॉर्मूला जो बताया उसी से निकलेगा, निकालो, निकालिए। निकालिए। सिंपल सी बात है सर, अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश का निर्वात में चाल बटे प्रकाश का माध्यम में चाल। तो प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, 3 × 10⁸, ये तो फिक्स वैल्यू है, और अभी माध्यम में कितना बोला है, 1.5 × 10⁸ बोला है। तो यहां से 10⁸ से 10⁸ गए, और 3/1.5 अगर आ रहा है तो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा 2। म्यू कितना आएगा, म्यू आ जाएगा 2, इस बात को याद रखिएगा। तो जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है
वो आपका बिल्कुल सही है। क्या है? सही। अब सूर्योदय से थोड़ा पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्योदय से थोड़ा पहले, सूर्योदय से थोड़ा पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? बताओ। सूर्योदय से थोड़ा पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट? वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बताइएगा, क्या कारण है? तो याद रखना, सूर्योदय से थोड़ा पहले और सूर्योदय के थोड़ा बाद तक सूर्य दिखाई देता है। याद रखना, सूर्योदय से थोड़ा पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्योदय के बाद तक जो है हमें सूर्य दिखाई देता है। आपने देखा भी होगा, कहीं सनसेट पॉइंट या सनराइज पॉइंट के पास गए हो क्या कभी? जैसे उदयपुर में सनसेट सनराइज पॉइंट है ना, सनसेट और सनराइज, सॉरी माउंट आबू में है ना। तो यहाँ पर सनसेट सनराइज पॉइंट में जाओगे तो सनसेट पॉइंट में तो हम गए हैं, वहां पर हमने देखा था कि सनसेट का टाइम था 7:20 और लगभग 7:25 तक हमें सूर्य दिखाई दे रहा था। सूर्य डूबने का समय क्या था? 7:20 और 7:25 तक हमें लगभग सूर्य दिखाई दे रहा था। इट्स मीन्स कुछ देर बाद तक, डूबने के कुछ देर बाद तक सूर्य दिखाई देता है। कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन कारण है। लाइट जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण कुछ देर बाद तक हमें दिखती हैं। तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। यहां से कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न में से क्या होना चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, ये बताओ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसे कहते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए ये बताइए। क्या होना चाहिए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या? कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप में से? याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, कैसी माध्यम से जाए? डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर, यानी सघन से, प्रकाश की किरण सघन से कहां जाए? विरल में। तो जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, तो मान लो ये अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो जब प्रकाश की चाल, सॉरी, नॉर्मल से दूर हटेगी, जाहिर सी बात है इधर से जाएगी तो ये दूर हटेगी। तो ऐसे एंगल बढ़ाते बढ़ाते इतना हम कर दें कि एक एंगल आता है जिस पर प्रकाश की चाल रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर आएगी ना, डेंसर से रेरर में जाएगी। तो नॉर्मल से दूर होते होते इतनी हो जाए कि ये 90 डिग्री बनाने लगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो? 90 डिग्री। आर क्या हो? आर जो है 90 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो आई, इस आई को हम क्या कहते हैं? इस आई को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो जब प्रकाश की चाल, सॉरी, प्रकाश का ये जो कोण है, यानी इंसिडेंट ये रे, आपतित किरण का जो ये कोण है, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, यानी अगर मैं बात करूं इस कंडीशन में, मान लो ये हो जाए, तो ये रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस आ जाएगा। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जिस माध्यम में जा रहा है डेंसर में, उसी माध्यम में वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, सॉरी, रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद भी उसी माध्यम में आ रहा है, दूसरे माध्यम में नहीं जा रहा। तो इसको हम कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसका दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि प्रकाश जो है डेंसर से रेरर में जाए। पहला कंडीशन कि प्रकाश जो है वो सघन से विरल में जाए, तो ही TIR हो सकता है। और इसके साथ दूसरा कंडीशन है कि जो आपतन कोण हो, यानी जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये IC, इसको ले लो, तो ये IC है, ये I है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज्यादा हो, किससे? आपके क्रिटिकल एंगल से। किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो ये दो केस होना चाहिए। तो किरण सघन माध्यम से दुर्लभ माध्यम में जाए, लेकिन I लेस देन ये हो तो गलत। किरण दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम में जाए, दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और I ग्रेटर देन IC हो। तो यहां पर अगर देखोगे तो बी आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों?
बी आंसर जो है बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बी क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। बी एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तगड़े तरीके से आपको करना जो है, क्या करना है, सीखना है। लेंस की फोकस क्षमता की यूनिट क्या होती है बताओ? लेंस की फोकस क्षमता की यूनिट क्या होती है? तो लेंस की क्षमता यानी लेंस की शक्ति, और लेंस की शक्ति का यूनिट होता है डायोप्टर। आप चश्मा भी बनवाने जाओगे ना तो वो डायोप्टर में ही कहेगा कि माइनस 0.5 डी, कैपिटल डी, और वो कैपिटल डी क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे कम किस रंग के लिए होता है? ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन एक दे रहा हूं, इसको करिएगा और कल की क्लास में हम यहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से चर्चा करेंगे। तो ये सभी लोग के लिए मेरे द्वारा जो है होमवर्क दिया जा रहा है, और कल जो है यहीं से मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस क्लास की शुरुआत करेंगे और जबरदस्त तरीके से इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। आज के इस सेशन को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखूंगा, मिलूंगा आपसे कल। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग की प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।